हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सद्दाम खान फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के ऊपर। आज हम बात करेंगे एक्सिस और प्लान और भी बहुत सारे जो काइनेसोलॉजी और बायोमैकेनिक्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको कवर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ काइनेसोलॉजी और उसके इम्पोर्टेंस वगैरह बताए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और भी आगामी परीक्षाओं के लिए आप एनाटॉमी से रिलेटेड, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड और हाउ टू मार्क ट्रैक, बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सिस की। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सिस की, ठीक है। तो एक्सिस क्या है इसको देखते हैं। यह एक ऐसी धुरी रेखा है जिसके चारों ओर गति होती है। यहाँ पे हम देखते हैं एक्सिस को, यहाँ पे हम देखते हैं यह एक ऐसी धुरी रेखा है, धुरी रेखा होती है जिसके चारों ओर गति होती है। शरीर का अंग जिस संभावित रेखा के चारों तरफ गति करता है उसे हम अक्ष या धुरी कहते हैं। आगे देखते हैं हम, जिस अक्ष में एक फिक्स पॉइंट होता है उसे हम शरीर के लीवर का फलक्रम कहते हैं, ठीक है। जब आप वहाँ पर टाइप्स ऑफ लीवर पढ़ेंगे, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर, तब आपको चीज़ें वहाँ पर दिखेंगी। फलक्रम क्या है वो आपको वहाँ पर दिखाई देगा। फलक्रम क्या है, फोर्स क्या है आपका, और आपका रेजिस्टेंस क्या है, ये आपको वहाँ पर दिखाई देगा। अब एग्जांपल देखते हैं। टखने का जोड़ एंकल जॉइंट का एक एक्सिस में गति करता है, ठीक है। जो एंकल जॉइंट है वो एक एक्सिस में गति करता है जिसे हम यूनी एक्सियल कहते हैं। कलाई का जोड़ दो एक्सिस में गति करता है जिसे हम बाई एक्सियल कहते हैं। और हिप जॉइंट या शोल्डर जॉइंट तीन एक्सिस में गति करता है जिसे हम मल्टी एक्सियल कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एक्सिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सिस के बारे में। तो यहाँ तीन टाइप के एक्सिस हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं। तीन टाइप के एक्सिस यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला एक्सिस है फ्रंटल एक्सिस, दूसरा है सजाइटल एक्सिस, तीसरा है वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। आगे इनके बारे में हम विस्तार में बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद प्लान्स के, ठीक। एक्सिस एंड प्लान की हम बात कर रहे हैं। तो तल व सतह होती है, इसको हिंदी में तल बोलते हैं। तल व सतह होती है जिसमें शरीर का अंग गति करता है। तल अक्ष के लंबवत होता है, ये एक्सिस के लंबवत होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है तल वह क्षेत्र होता है जिसको हमारे शरीर का अंग गति करते हुए घेरता है। और अन्य शब्दों में भी कह सकते हैं कि शरीर के फंडामेंटल मोमेंट जिस क्षेत्र में होते हैं उसे तल या प्लान कहते हैं। ये लाइन आप याद रखिए, फंडामेंटल मोमेंट, ठीक है। जिस क्षेत्र में होते हैं उसे क्या कहते हैं, प्लान कहते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ प्लान्स की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर टाइप ऑफ प्लेन की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। सजाइटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये तीन तरह के होते हैं। सजाइटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब हम यहाँ पर देखते हैं। अभी टाइप्स ऑफ एक्सिस को हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ एक्सिस को बाद में देखते हैं, पहले हम प्लान को समझ लेते हैं यहाँ पर विस्तार पर, तभी हम एक्सिस अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स। सबसे पहला हमारा प्लान कौन सा था, सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन था। यह तल शरीर को दाएं और बाएं दो भागों में बांटता है और यह एक वर्टिकल प्लान होता है। शरीर को दाएं और बाएं, देखिए ये एक व्यक्ति, ठीक है। अब इसको दाएं और बाएं बांटेंगे तो ये इस तरह से होगा, देखिए ये इस तरह से बटेगा। तो इधर वाला पोर्शन इसका राइट हो जाएगा और इधर वाला लेफ़्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो शरीर को राइट और लेफ़्ट में बांटता है उसको क्या कहते हैं, सजाइटल प्लान, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं। यहाँ पर फ्रंटल प्लान लिखा है। यह भी एक वर्टिकल प्लान होता है जो शरीर को आगे व पीछे दो हिस्सों में बांटता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं, ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है। अब इसको आगे पीछे बांटना है तो इस तरह से एक रेखा अगर हम स्केल यहाँ से लगाते हैं, ठीक है, उसकी बॉडी पर इस तरह से लगाते हैं तो वो एक आगे और एक पीछे दो भाग में उसको बांटेंगे, जो क्या कहलाएगा, फ्रंटल प्लेन। जब हम किसी व्यक्ति को आगे या पीछे दो भागों में बांटते हैं तो क्या कहलाएगा, वो फ्रंटल प्लेन कहलाता है। आगे चलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। यह एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है जो शरीर को ऊपर और नीचे दो हिस्सों में बांटता है। अब समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये हम दो हिस्सों में यहाँ से इसको बांटते हैं इस तरह से, ठीक है, दो हिस्सों में बांटते हैं, ठीक। ये
अपर का हिस्सा हो गया और ये लोअर का हिस्सा हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लान। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर जिस बिंदु पर तीनों तल मिलते हैं वह शरीर का केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बिंदु जिसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होता है, जिसे हम कार्डिनल पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सिस की। अब आपको एक्सिस अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं फ्रंटल एक्सिस। यह एक्सिस सजाइटल प्लान के लंबवत होता है। मैंने आपको क्या बताया था कि एक्सिस क्या होता है, प्लान के लंबवत होता है। तो यहाँ पे समझिएगा फ्रंटल एक्सिस, यह एक्सिस सजाइटल प्लान के लंबवत होता है। अब सजाइटल एक्सिस को देखते हैं। यह एक्सिस फ्रंटल प्लान के लंबवत होता है। ठीक है, ये सजाइटल प्लान के लंबवत था और ये फ्रंटल प्लान के लंबवत है। ठीक है, और वर्टिकल जो एक्सिस है ये हॉरिजॉन्टल प्लान के लंबवत होता है। अभी एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। सभी फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो मूवमेंट होते हैं, जो फंडामेंटल मूवमेंट्स हमारे हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, वो किसमें होते हैं, फ्रंटल एक्सिस में होते हैं। किसके अंदर होते हैं, फ्रंटल एक्सिस में होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं सभी साइड बेंडिंग, ठीक है, और अबडक्शन और अडक्शन ये किसमें होते हैं, सजाइटल एक्सिस में होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। गुरुत्वाकर्षण केंद्र वह बिंदु है जिस पर वस्तु भार या वजन एक जगह पर केंद्रित होता है। ठीक है, जिसमें वस्तु भार और वजन एक जगह पर केंद्रित होता है, वो क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अर्थात यह बिंदु जहाँ वस्तु का समस्त भार कार्य करता है तथा वस्तु उस बिंदु के चारों तरफ घूमने के लिए मुक्त होती है। चाहे वस्तु को जिस स्थिति में रखा जाए, उपरोक्त परिभाषा को ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे परिभाषा हम देखते हैं, वस्तु का एकदम मध्य बिंदु जहाँ से वस्तु चारों दिशाओं में घूमने के लिए मुक्त होती है, क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इसको देखते हैं हम, वह बिंदु जहाँ पर वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। ठीक है, तीसरा देखते हैं हम, वह बिंदु जहाँ पर वस्तु के या शरीर के तीनों तल मिलते हैं। कौन कौन से, सजाइटल, फ्रंटल और ट्रांसवर। ठीक है, मिलते हैं, वो क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये आप याद कर सकते हैं, इससे आपको अच्छे से याद हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे सजाइटल, फ्रंटल और ट्रांसवर मिलते हैं, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। मानव शरीर में उसके वजन के केंद्र जो मतलब उसके वजन के हिसाब से जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो 55 से 60% भाग पर गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है। उसकी लंबाई के 55 से 60% भाग पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ठीक है, कहीं कहीं बुक में आपको 60% भी मिलेगा, कहीं कहीं पे 50% दिया है, तो 55 से 60% होता है। स्त्री एवं पुरुष में गुरुत्वाकर्षण केंद्र एक समान न होकर स्त्री का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होता है, क्योंकि पुरुष की तुलना में स्त्री के शरीर के निचले भाग का भार अधिक होता है। जो कूल्हे का भार होता है वो अधिक होता है, चौड़ा होता है और अधिक होता है निचला भार। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ वर्क। देखिए ये सब आपको एमपीएड के सिलेबस में भी मिलेगा और बीपीएड के भी सिलेबस में मिलेगा। ठीक है, और हमारी परीक्षाओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ वर्क। जब हम सामान्य भाषा व दैनिक जीवन में कार्य की बात करते हैं तथा भौतिकी में कार्य की परिभाषा देखते हैं तो हम दोनों में काफ़ी भिन्नता पाते हैं। भौतिकी में कार्य का होना तभी कहा जाता है जब बल लगाने पर बल की दिशा में विस्थापन हो। देखिए क्या कह रहा है, बल लगाने पर बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, यदि बल लगाने पर बल की दिशा में विस्थापन शून्य हो तो कहा जाता है कि कोई कार्य नहीं किया गया। किसी वस्तु पर जितना अधिक बल लगाया जाता है तथा जितना अधिक वस्तु की स्थिति में विस्थापन होता है, कार्य उतना ही अधिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या है कि बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, मतलब जितना किसी भी चीज़ पर अगर आप फोर्स लगाओगे, बल लगाओगे, तभी उसकी हम दिशा को चेंज कर सकते हैं और उस वस्तु को हटाकर वहाँ से हम दूसरी जगह पर रख सकते हैं, तभी वो वहाँ पर क्या है, कार्य माना जाएगा। अगर आप बल लगा रहे हैं उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो कार्य नहीं माना जाएगा। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ पावर। किसी मशीन अथवा फुर्ती के द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति मतलब कार्य बटे समय। अब मीनिंग ऑफ एनर्जी। जब किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है तो कहा जाता है कि वस्तु में ऊर्जा है, अतः ऊर्जा व कार्य एक दूसरे के समरूप है। जैसे चलती हुई बंदूक की गोली। ऊर्जा दो प्रकार की होती हैं, एक
गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। बहते हुए जल, बहती हुई हवा, गतिमान वाहन आदि गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। जैसे मोशन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। ये दिया होगा वहाँ पर आप जब देखेंगे। अब मीनिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यदि किसी वस्तु विशेष अवस्था अथवा स्थिति के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण, दबी हुई स्प्रिंग, घड़ी में चाबी भरना, पृथ्वी में कुछ ऊंचाई पर स्थित वस्तु आदि। किसी भी कार्य को करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी होना आवश्यक है, क्योंकि यह शरीर में स्टोरेज होती है जिसके कारण कार्य किया जाता है। अब हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, देखें इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक मिनिमम डिस्टेंस तय करना क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। एक डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पर, ए पॉइंट और बी पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ये है हमारी मिनिमम दूरी, तो ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं लाइन ऑफ ग्रेविटी। यह एक काल्पनिक रेखा है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास से होकर गुजरती है। यह सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे होती है। यह बेस को सपोर्ट करती है ताकि हमारा संतुलन बना रहे, जिस प्रकार हम स्थिर रहते हैं। अब देखते हैं वेक्टर और स्केल। वेक्टर्स क्या है? वेक्टर एक मात्रा है जिसमें परिणाम आकार और दिशा दोनों होती है। इसमें परिणाम क्या होगा? आपका आकार होगा और दिशा होगा, ठीक है। जिसमें मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन दोनों हो वह वेक्टर कहलाता है। इसमें दिशा एवं आकार दोनों हो वह वेक्टर कहलाता है। ये समझने के लिए मैंने 2-3 डेफिनेशन वगैरह ऐसे लिख रखी हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ सके। उदाहरण देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, वेट, ये इतने इसके उदाहरण हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं कि हमारा वेक्टर क्या है। ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो ये भी वेक्टर कहलाएगा। ये डायरेक्शन है तो ये भी वेक्टर कहलाएगा। अब हम समझते हैं स्केलर क्या है। स्केलर वह मात्रा है जिसमें केवल परिणाम आकार होता है। जिसमें सिर्फ आकार होगा वह स्केलर कहलाता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं लेंथ, एरिया, यहाँ आकार ही मिलेगा आपको, वॉल्यूम, स्पीड, मास, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी, वर्क और पावर, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये एक उदाहरण है आपके स्केलर का। आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ और फिर से हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे बहुत ही जल्द एक अच्छे टॉपिक के साथ। और जो हमारे न्यू यूज़र्स हैं, मतलब जो हमारी वीडियो को देखते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको इसी तरह की अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी जो हमारे साथी बीपीएड और एमपीएड कर रहे हैं, और उनको नोट्स बनाने में बहुत ही सहायता मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।